नमस्कार दोस्तों, ओसीएन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। मेरे साथ जुड़ जुड़ गए हैं जियोपॉलिटिकल मामलों के, रक्षा सुरक्षा मामलों के विशेषज्ञ आदि अचिंत जी। बहुत नमस्कार। स्वागत है आदि जी आपका। थैंक यू सर। नमस्कार। तो सुबह ही सुबह खबर मिली कि डोनाल्ड ट्रंप और पुतिन साहब के बीच में 1 घंटे से ज़्यादा समय तक चर्चा हुई है, फ़ोन पर बातचीत हुई है। बड़ा याराना लगता है। अलास्का में भी देखा था हमने कैसे बी-2 बॉम्बर्स उड़ाए गए थे उनके ऊपर से, और अभी सब ठूँ-ठूँ, ठाएँ-ठाएँ सब कुछ हुआ ईरान में, और उसके बाद अब लंबी बातचीत। तो मैं सबसे पहले तो ये जानना चाहता हूँ कि पुतिन साहब से उन्होंने बातचीत कर ली। अब कई तरह की खबरें आ रही हैं कि सब कुछ मोटे तौर पर तय हो गया है। परमाणु हथियार बनाएगा, नहीं बनाएगा ईरान, उसका क्या करेंगे, क्या नहीं करेंगे, होर्मुज़ खुलेगा, नहीं खुलेगा, किन शर्तों पर खुलेगा? क्योंकि इससे पहले ईरान के विदेश मंत्री ने भी मॉस्को की यात्रा की थी। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि ये मियाँ पाकिस्तान का क्या हुआ? इसकी कैज़ुअल्टी हो गई क्या? क्योंकि आसिम मुनीर तो बहुत उछल रहे थे, और शहबाज शरीफ का के तो पैर ही ज़मीन पर नहीं पड़ रहे थे। उनको लग रहा था कि अमेरिका और ईरान दोनों जो हैं हमारे इस्लामाबाद में आकर के बातचीत कर रहे हैं। ये अलग बात है कि जिस होटल में टॉक्स हुई थी उसका बिल भी नहीं चुका पाई पाकिस्तान सरकार। लेकिन पाकिस्तान का क्या हुआ साहब? वो तो धुरी बनने के चक्कर में था पूरा। सर देखो ऐसा है पाकिस्तान को यूज किया गया है सर, और टॉयलेट पेपर को यूज ही करते हैं सर। ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब ये चीज मैंने नहीं बोली सर, ये चीज तो इनके अपने डिफेंस मिनिस्टर ने बोली कि भैया हमको तो टॉयलेट पेपर की तरह निकाल के फेंक देते हैं। ठीक है, और ये इनके डिफेंस मिनिस्टर ने उनके पार्लियामेंट में बोली थी कि साहब हम तो टॉयलेट पेपर हैं ही हमारा तो बचा ही कुछ नहीं है। देखिए सर, पाकिस्तान को यूज किया जा रहा था ताकि ये गेम डिले होना है। ठीक है सर, ये जो गेम डिले डिले होना है, एंड जिस तरह से धीरे-धीरे करके लेट होना है इसको, क्योंकि थोड़ा समय चाहिए ईरान को बैठने के लिए। तो पाकिस्तान को यूज़ करा है इन्होंने। अब ईरान बैठता है नहीं बैठता वो अलग डिस्कशन है, बट पाकिस्तान को यूज़ करा। अब ये फँस गया है, ना इधर जा सकता है ना उधर। साइड ले ली है पूरी तरह से इसने। ईरानियंस गुस्सा है इससे, अमेरिकन्स गुस्सा है इससे कि मैंने तेरे को जो बोला तूने नहीं करा। ईरानियंस बोलता है मैंने तेरे को जो बोला तूने नहीं करा। तो आप देख लीजिए सर कहाँ बैठा है ये। इसके पास कोई अभी क्या क्या वे आउट निकालेगा, ये क्या करेगा? कोई रास्ता नहीं है। अभी ईरान को बोल रहा है जी आपके ना यहाँ पर बड़े सारे कंटेनर फंसे हुए हैं, मैं आपको भेज देता हूँ। ठीक है जी, तो मैं आपको भेज देता हूँ। वो भेज रहा है उसको। अब ये चीज अमेरिकन को पता चलेगी, फिर मार पड़ेगी। नहीं पता चलेगी, फिर मार पड़ेगी। तो अगर आप इसको देखें, इन लोगों ने बहुत ओवर एंग्शियस होके खेल दिया है, और आज शहबाज शरीफ ने एक स्टेटमेंट दिया है कि भाई साहब ये जो ईरान की वॉर हुई है, इसके बाद हमारी बड़ी बैंड बजी है, हम लोग इसको नहीं सस्टेन कर पाएंगे। हमारे पास इतनी पावर नहीं है कि हम इसको सस्टेन कर सकें। और ये चीज़ मैं नहीं बोल रहा सर, ये शहबाज शरीफ ने खुद बोली है। तो अगर आप इसको देखें और जिस जिस तरह से ऑर्गेनाइज़ करें, ये तो बड़े चैंपियन थे कि भैया हमने तो यहाँ पर ट्रूप भेज दिए, हमको यहाँ पर 3 बिलियन मिल रहे हैं, हमको 5 बिलियन मिल रहे हैं, हमको ये हो रहा है जी, वो हो रहा है जी। बड़े पैसे पे वो कर रहे थे। अब उसका रेट कार्ड भी पता चल गया है सर। कल रात को मैंने अपने चैनल पे एक अपडेट डाला कि भई रेट कार्ड क्या है पाकिस्तानी आर्मी का। रेट कार्ड बड़ा सिंपल है सर। आप 1 बिलियन दो, आपको 5,000 ट्रूप मिलते हैं। ठीक है जी। तो सेल का जो ये है उसमें देखो आप, $3.5 बिलियन इन्होंने दिए, क्या नाम है, सऊदीज़ ने। कितने बंदे भेजे सर इन लोगों ने? 15,000। $2 बिलियन कतर ने दिए, कितने बंदे भेजे? 10,000। अब सुनने में तो ये आ रहा है, अमेरिकन्स बोल रहे हैं यार हम तेरे को 1 देते हैं, तू जरा 5,000 बंदे उधर भेज दे, गाज़ा में। तो रेट कार्ड पता चल गया सर। 1 बिलियन पे 5,000 पाकिस्तानी सोल्जर्स मरने मुराने को और थोड़ा बहुत मारने मुरने को मिलते हैं। तो आप, ये तो रियलिटी है सर, ये बड़ी क्लियर रियलिटी है।
और इसके अंदर अगर आप देखेंगे जिस तरह से इन लोगों ने गेम खेली, देखो सर, जब आप एक मीडिएशन करते हो, आपको बड़ी प्रिपरेशन करनी पड़ती है। बहुत सारी प्रिपरेशन करनी पड़ती है, बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं, अपने आप को पूरा सेट करना पड़ता है, अपना अ, यू नो बहुत सारी लेवरेज निकालनी पड़ती है, कौन-सी लेवरेज से किससे बात करोगे, कौन-सी लेवरेज से किससे बात करोगे। ओवरनाइट थोड़ी होता है कि भैया आप रात को खड़े हो, जी मैं बस। इन्होंने वही करा और इनके पास ना इस तरफ लेवरेज थी, ना उस तरफ लेवरेज थी। उस टाइम पे भारत में जितने जीवी लोग हैं, क्या नाम है, एकदम जो जो दिमाग वाले जो लोग हैं, बड़े ज़बरदस्त दिमाग वाले हैं सर, उन्होंने तो सबने पाकिस्तान का अनाउंसमेंट कर दिया कि भैया ये तो आ गया वापस। छा गया। छा गया ये तो। आप देखिए इतने आर्टिकल लिखे गए, हमारा एक जो क्या नाम है, यहाँ पर एक फॉरेन सेक्रेटरी थी, उन्होंने तो बड़े-बड़े आर्टिकल धोबी घाट जो न्यूज़ आउटलेट है ना धोबी घाट, उसमें लिख दिए। खबरों का धोबी घाट करके एक न्यूज़ आउटलेट है सर। बड़े-बड़े स्टेटमेंट लिखे गए, बड़े-बड़े चीज़ें हुई, सब कुछ हो गया जी। इन्होंने बांग्लादेश में से उल्टे काम करनी शुरू कर दिए, वो टूट गया पूरा। सर ये बोलते हैं ना, वो जो आप पानी भरते हो ना नलके से, तो वो गुब्बारे बनते हैं ना छोटे-छोटे से, बबल्स बन जाते हैं। ये वो बबल ये वो बबल था और कुछ नहीं है। तो जितना जल्दी बना उतनी जल्दी टूट गया। ये आसिम मुनीर नाम का गुब्बारा क्यों फुलाया है अमेरिका ने? सर इनको एक लट्टू चाहिए था कि भई किससे काम करना है? किससे कराओगे? एक टट्टू तो चाहिए होता है ना यार, "ओए इधर आ, ये कर यार, ओए इधर आ, इधर जा, वो करके आ।" हर किसी को चाहिए होता है, बड़े आदमी को हमेशा एक लट्टू चाहिए होता है जो इधर-उधर भागता है। आप देखिए बड़े-बड़े जो ओनर्स होते हैं, ये होते हैं, उसके पीछे-पीछे एक बंदा वो किताब लेके घर भाग रहा होता है। हाँ जी सर, क्या करना है सर? फाइल वाइल लेकर के जो है पानी लाऊँ दौड़ता सर, चाय है। लाऊँ सर, ये लाऊँ सर, वो लाऊँ सर, वो चमचे होते हैं वो। पाकिस्तान चमचा था ये। ये इसने चमचागिरी करने के चक्कर में खड़ा हुआ, बस खत्म। तो आप ये देख लीजिए सर, चमचागिरी के लिए बनाया गया था उसको। कितना टाइम रहोगे आप? क्या करोगे? अभी तो इनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है बाहर आने का। क्या कहाँ से आएँगे बाहर? बाहर आने के लिए देखिए सर, एक सिचुएशन में आप तब जाते हो जब आपके पास एक एग्ज़िट पॉलिसी होती है, एक एग्ज़िट प्लान होता है कि भई अच्छा ठीक है यार, हम इसके अंदर घुस रहे हैं। ये करके मेरे को बाहर निकलना है। पाकिस्तानियों ने सोचा नहीं, हाथ-पैर लेके कूद गए अंदर और ठुक रहे हैं ऊपर से, लेफ्ट, राइट एंड सेंटर ठुक रहे हैं। कल रात को क्वेटा के अंदर रॉकेट अटैक हुआ है। इनका स्टेट कैपिटल है सर क्वेटा। ऐसा मतलब बिल्कुल, बिल्कुल। ऐसे जयपुर है, लखनऊ है, चंडीगढ़ है, भोपाल है, मुंबई है। मुंबई तो ख़ैर बहुत बड़ा है। स्टेट कैपिटल पे हमला हो रहा है आपके इस तरह से, रॉकेट अटैक कर रहा है, कोई पता ही नहीं है तुमको कौन कर रहा है, क्या हो रहा है जी, वहाँ पर छतें टूट रही हैं। और आप देख लीजिए आपके सामने है सिचुएशन तो, बाकी तो आई मीन ये अ, एक बहुत बड़ी चीज़ होती है सर जियोपॉलिटिक्स के अंदर कि आपके पास हमेशा एक लेवरेज होना चाहिए कोई चीज़ शुरू करने से पहले। ईरान और ने तो बड़ा खुल कर के कह दिया है कि हमने जो-जो बातें कही, वो इन्होंने अमेरिका तक पहुँचाई ही नहीं। हुँ, तो ईरानियन मतलब भी तो डाकिये का ईरानियन काम भी डाकिये का काम भी ठीक से नहीं कर पाए ये लोग। वो कौन से दिमाग के ठेकेदार हैं सर? वो भी तो गधे हैं एक नंबर के। ओ भाई तुम्हारा देश है, तुम अपना आराम से बैठो वहाँ पर। ज़रूरी है साला हमास बना के, हिज़्बुल्लाह बना के, इधर वो बना रखा है, उधर पे वो बना रखा है, उधर पे वो ज़रूरी है ये काम करना तुमको? भाई तुम अपने आप बैठते हैं तो पूरी दुनिया तुम्हारे साथ है। अपना तेल का काम करो, पैसे बनाओ, भैंसिया खाना खाओ, सो जाओ जाके। नहीं जी, हम तो फिलिस्तीन बनाएँगे। ठीक है, बना लो फिलिस्तीन। जो तुम्हारा 10 पॉइंट का तुमने एजेंडा दिया है अमेरिकन्स को उसके अंदर फिलिस्तीन है ही नहीं। जिस चीज़ के लिए तुमने 40 साल लड़ाई करी इज़राइल से,
वो अब तुम्हारे एजेंडा में नहीं है। तो वो कोई दिमाग के ठेकेदार नहीं है सर, वो भी पैदल लोग हैं साले जो चला रहे हैं उसको। इंडिया के शिप को गोली मारने के क्या मिला तुमको? जूते मिले यहां से। जो थोड़ा बहुत अच्छा था रिलेशन उसको भी तुमने पानी फेर दिया, फिर जाके तुम सॉरी सूरी बोल रहे हो, नहीं नहीं जी गलती हो गई, हम दोबारा नहीं करेंगे ये। और यहां तक देखिए भारत तो अभी बोलता है भैया हमारे 10-12 शिप अभी भी फंसे हुए हैं वहां पर, हमको निकालने हैं, हम कर रहे हैं, धीरे धीरे करके उसको निकालेंगे वहां से। आप जानते हैं चाइना के कितने शिप फंसे हुए हैं वहां पर? 70, 70। अब ये मुझे कैसे पता चला? थाईलैंड ने चाइना को फोन करा, यार मेरे ना कोई 5-6 शिप फंसे हुए हैं, निकाल दो। चाइना ने उसको बोला भाई तेरे 5-6 मेरे 70 फंसे हुए हैं भैया, मैं नहीं निकाल पा रहा, तेरे को क्या बोलूं मैं अभी। सही है। तू साइड हो जा यार, अभी बहुत टाइम है। तुम अपने दोस्तों को तुमको पता नहीं, तुम्हारे दुश्मन कौन है तुमको पता नहीं, बस लड़ी जा रहे हो हर किसी से, जो तुमको कुछ बोलता है तुम उससे झगड़ पड़ते हो। ऐसा तो नहीं है ना? अब रशिया को देख लीजिए, रशिया उसकी हेल्प जरूर कर रहा है, मीटिंग्स कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, लेकिन कहाँ रशिया ने पैर रखा है सर इस पूरे कचरे के अंदर? बिल्कुल नहीं रखेगा वो। उसको पता है ये तो यार पागल हैं साले, ठीक है थोड़ा बहुत हेल्प हेल्प कर दो, बाकी ना। ये आईआरजीसी वहां की पॉलिटिकल जमात की नहीं सुन रही है, ये भी तो खबरें आ रही हैं। सर देखिए पॉलिटिकल जमात के पास कभी भी इतनी अथॉरिटी थी नहीं ईरान के अंदर, बट एक क्या था ना, वो जो पॉलिटिकल जमात यहाँ होती थी, आईआरजीसी यहाँ होती थी, इनका सुप्रीम काउंसिल यहाँ होता था और ऊपर आयतुल्ला बैठता था, तो ये सारे इक्वल लेवल पे बैठे होते थे। तो आयतुल्ला के साथ जिसकी अच्छी चलती थी तो वो अपनी चला लेता था जिस चीज के ऊपर। कुछ चीजों में वो आर्मी को, आईआरजीसी को सपोर्ट करता था, कुछ चीजों में पॉलिटिशियन को सपोर्ट करता था, तो वो खेलता था आराम से। उसको भी पता था साला इनको अगर मैं एक साथ कर दूं तो मेरे को हटा देंगे। देखिए वो भी तो गेम है, इतने सारे पावर सेंटर्स होते हैं, वो आपस में लड़ते हैं, फिर जाते हैं वो एक बंदे के पास, बंदा बोलता है यार इस लड़ाई को एक्टिव रखो साले, नहीं तो मेरी तरफ देखेंगे ये। उसने भी इनको जरा चला के रखा। आज वो ऊपर वाला बंदा गायब हो गया, तो आईआरजीसी ने बोला भैया अगर ऊपर वाला बंदा नहीं है तो हमको किसी की सुनने की जरूरत नहीं है, हम करेंगे जो करना है। उन्होंने पूरा देश पकड़ लिया। तो अब यहाँ पर अरांची एक 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 स्टेटमेंट देता है, उसको गालियां निकालते हैं, उसको इडियट बोलते हैं खुले दुनिया के सामने। अब वो सोचिए अरांची के पास क्या अपनी अंदर जो बोलते हैं ना, जो क्या आत्मविश्वास क्या है, आत्म सुरक्षा कैसे करेगा, क्या नहीं करेगा, उसको दुनिया के सामने उसकी अपनी देश ने इडियट बोला और उसकी तरफ से कोई जवाब नहीं है। तो ये तो हालत है उनके अंदर। वो कौन से दिमाग के वो हैं सर? उनका स्ट्रक्चर और पाकिस्तान के स्ट्रक्चर के अंदर कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है। ये बताइए, ट्रंप और पुतिन के बीच जो बातचीत हुई है और उससे पहले अरागची का जो दौरा हुआ है मॉस्को का, इसको जरा डिकोड करिए कि ये बातचीत का मतलब क्या था, और इससे भी कोई रास्ता निकल रहा है या निकलने की संभावना मैसेज न्यूनतम। पासिंग मैसेज पासिंग होगी यार, देख ये नहीं चलेगा, ये चलेगा। और रशिया का हाथ ईरान के न्यूक्लियर गेम के साथ काफी ज्यादा है सर। बुशेहर के जो इनका न्यूक्लियर प्लांट है वहां पर रशियंस का काफी लिंक है। ठीक है, रशियंस वहां पर न्यूक्लियर साइंटिस्ट और ये लोग काम करते हैं उधर पे। तो रशियंस को पता है कि ईरान कितना न्यूक्लियर करता है, कितना नहीं करता है, ये सब चीजें रशियंस को पता होंगी। तो अमेरिकन ने बोला होगा अच्छा भाई करो यार कुछ, न्यूक्लियर एक फंसा हुआ है उस पर बात करते हैं। तो उसने मैसेज भेजा होगा राक्षी को, इन्होंने बताया होगा, राक्षी ने आके बोला होगा कि साहब हम ये नहीं कर सकते, ये कर सकते हैं, ये नहीं कर सकते। तो अब वही चीज आगे जा रही है आपके सामने। और रशियंस का देखिए गेम क्या है सर, रशियंस को पता है इस बीच में घुसना नहीं है उसको, क्योंकि वहां पर वो वैसे ही फंसा हुआ है यूक्रेन के अंदर। अब वो यहां घुसेगा तो उसके लिए और पंगे हो जाएंगे। वो नहीं अफोर्ड कर सकता इस टाइम पे ये सब चीजें, तो वो दूर रहेगा, वो बोलेगा ठीक है थोड़ा बहुत मैं कर सकता हूँ बात बूत, बियॉन्ड दैट मैं नहीं घुस रहा इसके अंदर। आपने करा, आप करो जो करना है आपको। तो ये एक बड़ा जबरदस्त सा एंगल है। और इसके अंदर अगर आप देखें ट्रंप को फायदा होगा। उसको भी पता है, तो तभी वो भी बात कर रहा है, उसको भी पता है यार ये रशियंस इतना घुसेंगे नहीं यहाँ पर। तो ठीक है, वैसे भी यूक्रेन को तो मेरे को साइड में डालना ही है, तो अंकल जी आप कर लो जो यूक्रेन में करना है, बट यहां से दूर रहना। वो ठीक है।
रशिया क्यों घुसेगा सर इस रीजन के अंदर? क्योंकि उसको पता है यहाँ पर अगर घुसेगा तो डायरेक्ट उसकी लड़ाई अमेरिका के साथ होगी, जो ना वो चाहता है ना अमेरिका चाहता है इस टाइम पे। और रशिया, देखिए सर एक चीज लोग भूल जाते हैं, रशिया चाइना हमेशा बोलते हैं, रशिया चाइना का कोई दोस्त नहीं है। आपको वो सर 5 कॉटन S-400 दे चुका है, बोलता है 5 और ले लो, Su-57 ले लो, हमारी जितनी बेस्ट टेक्नोलॉजी है सब ले लो। अरे सर पूरा आप मेक इन इंडिया कर लो, सब कुछ कर लो। कौन सा दोस्त है सर ये? ये तो वही बात है ना, जैसे हम इंडोनेशिया को, फिलीपींस को और इनको क्या बेच रहे हैं, हम लोग ब्रह्मोस बेच रहे हैं। बात वही है ना सर। हमारी सबसे पोटेंट जो मिसाइल सिस्टम है, जिससे मतलब जिसको रोकना नामुमकिन है, उसको आप वो दे रहे हो। किसके अगेंस्ट में दे रहे हो? क्योंकि वो आपका दोस्त है नहीं, क्योंकि चाइना आपका दोस्त है नहीं। आप दे रहे हो कि भाई ठीक है, चाइना अगर आपके यहाँ पर उल्टे काम कर सकता है तो हम भी करेंगे। तो रशिया भी वही कर रहा है। अगर आप इसको थोड़ा दूर से देखें, रशिया आपको हथियार क्यों दे रहा है सर? अगर उसकी इतनी अच्छी दोस्ती होती चाइना के साथ, तो उसको भी पता है ये सारा चाइना अगर इंडिया साइड हो गया तो ये मेरे पीछे पड़ेगा फिर। तो ये बहुत एक बड़ी, बोलते हैं ना 2+2 4 नहीं है सर, ये 2+2 44 है इस टाइप पे वही। चारों तरफ से अलग अलग गेम चल रहे हैं, और वो अलग और अलग गेम का। जी ये पाकिस्तान में क्या हो रहा है साहब, खैबर पख्तूनख्वा में हाफिज सईद का एक बड़ा करीबी कमांडर, नहीं सर, ऐसा वही अज्ञात बंदूकधारी आए और आकर के उन्होंने यूसुफ अफरीदी को निपटा दिया। नहीं सर, शेख ऐसे नहीं था। यूसुफ अफरीदी। कौन है ये? बड़े और गलत काम। इससे पहले कराची में निपटा था। बहुत लंबा सिलसिला है, आपके पास तो पूरी लिस्ट है। जी नहीं सर, ये बड़े गंदे काम है सर, हम ऐसे कोई काम नहीं करते, और मैं इसको पूरी तरह से कंडेम करता हूँ। आपके चैनल के तौर पे मैं ये मैसेज भेजना चाहूंगा, जो भी ये कर रहा है प्लीज बंद करिए, ये बिल्कुल गलत है। सर देखो ऐसा है, अगर पाकिस्तान को लगता है कि वो ये सब काम कर सकता है और करता रहेगा तो नहीं करेगा। थोड़े टाइम के बाद ये तो एक है सर, अभी तो मैं आपको आई मीन किसी दिन आप मुझे बताइएगा, इसके ऊपर एक सेपरेट शो करेंगे। बिल्कुल। मैं आपको स्ट्रक्चर बताऊंगा किस तरह से तोड़े गए हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि भैया वो खत्म हो गए हैं, बट इनकी बैंड बजाई गई है, कोई उसमें बात नहीं है। ये घर से बाहर निकलने को डरते हैं सर आजकल। तो इनका जो, देखिए सर एक चीज होती है, आपको अगर क्या नाम है, किसी एक ऑर्गेनाइजेशन को मारना है, ठीक है, तो जो हमारे देश में लोग हैं वो क्या बोलेंगे, ओ जी हफीज सईद को क्यों नहीं मारा, मोदी कुछ नहीं कर रहा, ये वो दिस दैट। ना भाई, हफीज सईद को क्यों मारूं मैं? मेरे को उस बंदे को दोबारा जगाना थोड़ी है, मुझे उसको मारना है। तो अगर कोई सीढ़ी में ऊपर खड़ा है सर, ठीक है सर, मैं सीढ़ी ऊपर से काटनी शुरू करूंगा कि नीचे से काटनी शुरू करूंगा, बाकी आप देख लीजिए सर। तो अगर ये ऑर्गेनाइजेशंस को एक ट्रायंगल के तौर पे अगर आप देखें, ठीक है, सिंपल ट्रायंगल है, तो आप नीचे से उसकी जगह गायब कर रहे हो। पुराने जमाने में एक वो एक्टर था ना सर, नाम मैं भूल गया, आधे इधर जाओ आधे उधर जाओ बाकी मेरे पीछे आओ असरानी। ये वही होने वाला है। तो इनके देखिए चक्कर क्या है, जो मेन कोऑर्डिनेटर्स होते हैं, फाइनेंसर्स होते हैं, रेडिकलाइजर्स होते हैं, आप अगर उनको ही उड़ा दोगे तो इनका नेटवर्क ढीला हो जाता है पूरा। तो आप अगर इन बंदे जितने भी जा रहे हैं उनकी प्रोफाइलिंग करें, आपको समझ में आ जाएगा कि यार ये तो वो वाले बंदे हैं जो, ये तो क्या हो रहा है, ये तो पूरा नेटवर्क ढीला हो गया। तो ये वो वाले बंदे हैं सर जो इनके ऑर्गेनाइजर्स हैं, जो बड़े इधर-उधर काम करते हैं, बड़ा ये सब करते हैं कि भाई हम ना इसको सीधा करेंगे, हम इसको मारेंगे, उसको मारेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। और ये जो मैं टेररिस्ट देख रहा, ऑर्गेनाइजेशन। जी, कुछ नाम मैं देख रहा था, जैसे पठानकोट का जो हमलावर था शाहिद लतीफ, वो उड़ाया गया। एजाज अहमद अहंगर, ये आईएसआई से जुड़ा था। बशीर अहमद पीर,
ये हिजबुल का कमांडर था, परमजीत पंजवड़ ये खालिस्तानी आतंकवादी था, एक अकरम खान गाजी ये भी लश्कर से इनसे जुड़ा हुआ था। तो इतने लोग वहां, और ये सूची 40-50 से ऊपर जा रही है, सर लगातार मारे जा रहे हैं। ये सूची 300 के करीब में है। अरे बाप रे। वो गार्जियन ने तो शायद एक बार आर्टिकल लिख मारा था। लिखने दो सर, क्या फर्क पड़ता है? नहीं, फर्क क्या पड़ता है? देखिए, अब मैं बताऊं आपको, ये सब ये लिखने, हाँ जी देखो जी इंडिया ठोक रहा है, ठीक है ठोक रहा है, कर लो जो तुमको करना है, ठीक है। तो आपको रोना है रोते रहो, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो बंदे जाने हैं वो जाने हैं, बस खत्म। और वही चल रहा है सर। और ये किस्सा 2020 से चल रहा है बाय द वे। उस टाइम पे बड़े बेसिक बंदे मर रहे थे, आई थिंक उस टाइम पे प्रैक्टिस कर रहे थे। जो बड़े बंदे मरने शुरू हुए, ये हुए 2022-23 के बाद। 22 एंड अक्टूबर से ये शुरू हुआ है सर, तामझाम, ठीक है। नहीं, 2022 मार्च से। जहूर इब्राहिम मिस्त्री, जिसका आपने नाम लिया, IC 814 का, उसको मारा था 1 तारीख मार्च को 2022 को, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन। तो आप अगर इसको देखेंगे, ये बहुत टाइम से चल रहा है और इनका एक एक करके स्ट्रक्चर हिलाया जाएगा सर। मसूद अजहर का अपना भाई गायब हो गया। मसूद 2 अजहर का तो परिवार गायब हो गया। 2 हफ्ते पहले सर एक बंदा मारा था जिसका नाम था बिलाल अशरफ सलाफी। एक बड़ा फाइनेंसर, ट्रेनर, मल्टीपर्पज टाइप बंदा था। ये बंदे को पता है कहां मारा सर? लश्कर ए तैयबा के मुरीद के कंपाउंड के अंदर। उनका अपना जो मेन हेडक्वार्टर है सर, उसके कंपाउंड के अंदर मारा था इसको। जो आतंकियों का किला है उसमें घुस के मारा गया। और जिसने मारा उसके साथ इसका कुछ लड़ाई झगड़ा था। अब ये होती है फॉल्ट लाइन। तो और एक फॉल्ट लाइन रहती है किसी की, तो आप उसको यूज करते हो। तो ये बंदा जो मारा, 2 लोग आए, एक ने कुर्ता पजामा पहना हुआ था, एक ने बुर्का पहना हुआ था, आंटी थी वो। जिसने कुर्ता पजामा पहना हुआ था उसने बंदूक निकाली, इसको 4 गोलियां मारी। 4 में से 2 ऐसी जगह पे लगी कि उसको काफी दर्द, वो चोट वोट हुई, बाकी हाथ में टांग में इधर उधर लगी उसको। उसके बाद नीचे गिरा ये, खून वून निकलना शुरू हुआ। एम्बुलेंस लोगों ने चिल्लाया, पुलिस को बुलाओ, एम्बुलेंस को बुलाओ, ये सब करा गया। ये जो लेडी खड़ी हुई थी उसके साथ, इसने चाकू निकाला और इसको 14 बारी घोंपा है सर। तो वो आंटी नहीं थी, फिर कोई आंटा था? नहीं आंटी थी। अच्छा। 14 बारी। उसका ये साइड जो होता है ना, राइट हैंड साइड, छल्ली सर, कुछ एक जगह पे चमड़ी एक साथ नहीं थी उसकी जब इसकी बॉडी मिली है। और ये मेरा डिस्क्रिप्शन नहीं है, उसके अपने जो सलाफी है उसके बाप का डिस्क्रिप्शन है, जो वो चिल्ला रहा था, हमारे बंदों को ऐसे कौन मार के जा सकता है। उसके फ्यूनरल पे उसके बाप का मैसेज आया है, वहां पर उसका वीडियो है जहां वो बोल रहा है ये क्या हो रहा है भाई। इतनी बेरहमी से मारा उसको किसी ने। आसिम मुनीर की फौज और शहबाज शरीफ की पुलिस बचा नहीं पा रही है इन लोगों को। सर कैसे बचाओगे आप? आई मीन, ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग सा सवाल है। आप कैसे बचाओगे? आप क्या करोगे इनको बचाने के लिए? नॉन स्टेट एक्टर्स को बचा नहीं पा रहे हैं पाकिस्तान के नहीं लोग। सर, ये नॉन स्टेट एक्टर नहीं है, ये तो स्टेट एक्टर्स हैं सारे। मैं उनकी भाषा में बता रहा हूं। सर ये तो आप देख लीजिए, जो मर्जी है। अब कितना टाइम बचाओगे उसको? या तो आप बचाओगे तो खुद मरोगे, नहीं तो इनको जान दो।
ठीक है, जा रहे हैं एक एक करके, और ये जाएंगे सर, मैं तो अभी बता रहा हूँ, अभी तो शुरू हुआ है। अभी आप देखिए होता है क्या, अभी तो धमाल शुरू होगा। तो धुरंधर 3 भी बनेगी? 3, 4, 5 बनेगी सर। धुरंधर 2 के अंदर तो इतने मारे नहीं इसने, जो पहला था उसके अंदर ज़हूर मिस्त्री और वो सब बताया था, वो तो कहानी सिर्फ 2022 तक है सर। उसके बाद जो इतने सारे हैं उसका क्या, मैं आपको नाम पढ़ के बताता हूँ, 1 मिनट। 2023, ठीक है जी, बशीर अहमद पीर, हिजबुल मुजाहिदीन, रावलपिंडी, गोली मारी। अभी तो मैं कुछ नाम पढ़ रहा हूँ इसके अंदर। हाँ, रियाज हुसैन भट्टी, जैश ए मोहम्मद, लाहौर, गोली मारी। कब? 9 अप्रैल 2030। 26 मई 2030, मुफ्ती जहीरुर रहमान, लश्कर ए तैयबा, कराची, गोली मारी। 2 जून 2023, ख्वाजा साजिद, लश्कर ए तैयबा, पीओजेके के अंदर किडनैप करके गर्दन काट दी उसकी। बाप रे। शब्बीर अहमद लोन, 17 जून 2023, हिजबुल मुजाहिदीन, वो बंदा गायब है, उसकी बॉडी तक नहीं मिली है अभी तक। ठीक है, उसके बाद हाँ, यूनुस खान, जैश ए मोहम्मद, बजौर, गोली। 2024 में आपको कुछ बताए हैं ये, बाय द वे, जी हाँ। ठीक है। 2023 के अंदर अगर मेरी काउंट है 13 प्लस 21, 33 प्लस 14, तो 47 मारे थे। ठीक है तो सर। इन सबको हूरें मिलेंगी या नहीं मिलेंगी? थोड़ी शॉर्टेज चल रही है सर। ओहो, ये भी संकट है। हिजबुल मुजाहिदीन, रफीक लोन, 7 मई 2024, नीलम वैली, बंदा गायब। कामरान सिद्दीकी, लश्कर ए तैयबा, कराची पोर्ट, बिल्डिंग से गिर गया सर, बिल्डिंग से गिर गया भाई, पता ही नहीं कैसे। चक्कर वक्कर आ गया होगा। बेचारा वो सर अब खाने को नहीं मिल रहा। 2025 पे आते हैं, अब्दुल रहमान मक्की, इसका तो नाम सबने सुना होगा। जी हाँ। 22 मई 2025, साउथ पंजाब, पता ही नहीं, बंदा मर ही गया, किसी को नहीं पता कैसे। अब्दुल बासित, केमिस्ट था सर ये। 1 अप्रैल 2025, यहां पर बड़े वीडियोस बना के लोगों को बॉम्ब बनाने की ट्रेनिंग देता था। ठीक है, पाकिस्तान आर्मी हेडक्वार्टर्स के बाहर, जीएचक्यू रावलपिंडी के बाद आधी रात को कोई गोली मार के चले गया, उसको बॉडी वहीं पड़ी रही सुबह तक। बताइए। ठीक है, अब देखिए मैं आपको और बताता हूं, 2025 मैंने 1-2 बताया आपको। उसके बाद 2026 में आते हैं, एक सेकेंड, हाँ, ये देखिए, राशिद मुंशी कदरी, लश्कर ए तैयबा का फाइनेंसर था, रावलपिंडी में। 2026 मार्च, सॉरी, जनवरी में इसको रोड साइड में मारा गया सर, 6 दिन तक बॉडी वहीं पड़ी रही, 6 दिन तक सर। बिलाल अखून, पंजगौर में मारा गया, ये शोपियां का बंदा था, यहाँ का, हमारे यहाँ का रहने वाला था। ठीक है, अननोन गनमैन, ठकिंग। जर्मन बेकरी वाला बंदा तो हमारे देश में ही उड़ाया गया था। ठीक है जी, उसके बाद असदुल्ला वालिद, असदुल्ला वालिद को बंदा सड़क पे जा रहा था, पीछे से एक ट्रक ने मार दिया उसको। ओहो। अकेले बंदे को ट्रक ने मारा सर, बॉडी पहचान में नहीं आ रही थी उसकी। पीओजेके का जो डेप्यूटी चीफ है रिजवान हनीफ, 2025 16 दिसंबर को पीओजेके में उसके घर को ऐसी आग लगी कि वो और उसकी फैमिली, उसकी बेटी, उसका बेटा, उसका अंकल, ताया, सब खत्म। फिनितो। लश्कर ए तैयबा कमांडर अब्दुल गाफर, ये कोई फरवरी 3-4 तारीख को मारा था इसको। उसके बाद कसीर अहमद मीर, 1 मार्च को। तो ऐसे तो सर
भरे हुए हैं, लिस्ट ही लिस्ट है, बैक टू बैक बैक टू बैक बैक टू बैक जा रहे हैं। सबसे बड़ा एक असीम अहमद जो गुज्जर था, इसका नाम तो सर अमित शाह के मुंह से निकला था पिछले हफ्ते में। उस्ताद मोहम्मद आरिफ बहुत बड़ा ट्रेनर था, 1000 टेररिस्ट इसने ट्रेन करे सर, पता ही नहीं साला मरा कैसे ये, बट मर गया है, उसका जनाजा निकाला। मौलाना शेख असूफ अफरीदी, लश्कर ए तैयबा, 2 बंदे आए मोटरसाइकिल पे, ठोक के चले गए। हाँ, वहाँ मोटरसाइकिल बड़ी यूज की जा रही है आजकल। तो आप देख लीजिए सर, ये रियलिटी है। बाकी बहुत अच्छा मौसम है। जो सीमा पार करके इधर आते हैं वो निपट रहे हैं, जो सीमा के उस पार बचे हुए हैं वो भी निपट रहे हैं। कौन निपटा रहा है अल्लाह जाने। वैसे तो ऑपरेशन सिंदूर के समय भी बता ही दिया था हमारी फौजों ने, 9 ठिकाने इनके ध्वस्त किए थे। बहावलपुर भी नहीं छोड़ा, हिजबुल का मुख्यालय नहीं छोड़ा, मुरीद के नहीं छोड़ा, 6 और निपटाए थे। तो संकेत तो दे दिया था कि भाई बचोगे नहीं। सर यही देखिए, मैं कब से ये चीज बोल रहा हूं कि देखिए बड़ा सर देखिए ऐसा है, ये लोग सोचते हैं कि भैया हम पता नहीं क्या क्या कर लेंगे, ये कर लेंगे, कर भी लेंगे, कोई भरोसा नहीं है। मैं आपको बड़ा क्लियरली बोलूं सर कि अगर आप सोचते हैं कि हम इनको ठोक ठाक के अपने यहाँ पर टेररिज्म नहीं होगा, पाकिस्तान का गेम देख लीजिए, उन्होंने ऑलरेडी बदल दिया है, वो भी होम ग्रोन टेररिज्म पे चल रहे हैं। तो यहाँ के लट्टुओं को पकड़ रहे हैं सर वो, कि भाई तुम जिहाद करो। तो आप देखिए अभी जो लेटेस्ट इतना सारा है, वो मुंबई में क्या है, वो जो पकड़ा गया है, उसके घर से आईसिस के बारे में मटेरियल निकला है, सब कुछ निकला है उसका। अल फरा यूनिवर्सिटी क्या था, क्या था वो भी सब यहीं के थे। टीसीएस वाली जो निदा खान है वो क्या थी, क्या आप जानते हैं सर? एक मौलवी था, 1 मिनट मैं उसका नाम आपको बताता हूँ सर, मेरे को 1 मिनट दे दीजिए, मैं पूरा नाम पता और मैं आपको बताता हूँ कि ये कितना बदमाश आदमी था, इसने क्या क्या नहीं करा। मैंने अनुपम मिश्रा जी को ये भेजा था, और आप जैसी ये सुनेंगे ना सर, आप दंग रह जाएंगे कि यार ये क्या है। ये मौलवी पकड़ा गया था सर लखनऊ से, जी। ठीक है सर। और ये मौलवी साहब एक क्या कर रहे थे, इनके पास से जो चीज, मैं इसका नाम ढूंढ रहा हूँ, मेरे को बाकी सब तो पता है। ये मौलवी बेसिकली पकड़ा गया लखनऊ से सर, पिछले एक एक कोई 10-12-15 दिन पहले। एंड ये कर क्या रहा था सर, सीए एनआरसी प्रोटेस्ट के अगेंस्ट में इसने काफी उल्टे काम करे। एंड आपको ये जान के हैरानी होगी, ये यूजीसी प्रोटेस्ट में भी बड़े सारे अकाउंट लेके बैठा हुआ था। ओहो, समझ रहे ना आप सब, यूजीसी प्रोटेस्ट में इसका क्या लेना देना भाई। बिल्कुल। ये उत्तर प्रदेश लखनऊ में ये मौलवी पकड़ा गया, हिंदू की खबर है। इसका आई लव मोहम्मद प्रोटेस्ट, सीएए, एनआरसी, यूजीसी, एसआईआर एंड राम टेम्पल वर्डिक्ट। इसका नाम था मुफ्ती जकीर। बताइए। इसका यूजीसी से क्या लेना देना। बाकी आपके सामने है सर, जो देश के अंदर भी चल रहा है इस टाइम पे, बहुत लोगों को दिखता नहीं है क्योंकि देखते नहीं है हम लोग, बट जो क्रैकडाउन इस टाइम पे चल रहा है इन पूरे लोगों के ऊपर, जबरदस्त है सर, बहुत जबरदस्त है। और इनका पूरा इकोसिस्टम तोड़ना पड़ेगा। बहुत महत्वपूर्ण सूचना आपने दर्शकों को दी है। बहुत धन्यवाद आपका, आप जुड़े, इतना समय निकाला और थैंक यू सर। महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की। और दर्शकों से निवेदन है, आपको ये चर्चा अच्छी लगी हो तो लाइक का बटन दबा दें, वीडियो को शेयर भी करें, चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो कर लें। और आदि जी का चैनल है डेफ टॉक्स बाय आदि, उसको भी सहयोग करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच आदि जी। थैंक यू सर। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। जय हिंद।